सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डिविडेंड, जो आपका 4 to 6 मार्क्स का कैश फ्लो आपको एग्जाम में मिल सकता है। अगर आप एससीएम कर रहे हैं पेपर नंबर 15, तो आपका जो थ्रूपुट अकाउंटिंग, बैकफ्लैश अकाउंटिंग, काइजन कोस्टिंग एंड बीपीआर का जो स्मॉल स्मॉल टॉपिक है, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सीधा सीधा वहाँ से देख सकते हैं अगर आप एससीएम कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ डिविडेंड। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फ्री रिजर्व। तो मैंने यहाँ पे आपको फ्री रिजर्व की लिस्ट बना के दे दी है, तो आप अपने हिसाब से अपने रफ बुक में या नोटबुक में नोट कर लेना, बिकॉज मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताया है। तो सबसे पहला हमारा फ्री रिजर्व अकाउंट है वो है जनरल रिजर्व। उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है रिजर्व फंड। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। फोर्थ हमारा जो रिजर्व है वो है इंश्योरेंस फंड। फिफ्थ जो हमारा है वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्सीडेंट। नेक्स्ट है वॉल्यूंटरी डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है वॉल्यूंटरी डिबेंचर सिंकिंग फंड। तो ये जो हमारा जितने भी रिजर्व है वो फ्री रिजर्व माने जाएंगे। उसके वाला फ्री रिजर्व कौन कौन से अकाउंट नहीं है वो भी आपको नोट डाउन कर लेना है, बिकॉज ये भी एग्जाम में कभी कभी ट्रिकी एग्जाम्पल आ गया, तो वो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है वो है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो वो आपका जो फ्री रिजर्व नहीं माना जाएगा। उसके बाद है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। उसके बाद है कैपिटल रिजर्व एंड उसके बाद है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। तो ये जो सारे पॉइंट है वो आपको अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेने हैं कि आपका जो फ्री रिजर्व कौन सा है, फ्री रिजर्व कौन सा नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद हम ये जो चैप्टर उसमें करेंगे सेक्शन 123 दैट इज़ डिक्लेरेशन, सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड, सेक्शन 125 दैट इज़ IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। नेक्स्ट सेक्शन है वो 126 है, वो आपका सिलेबस में नहीं है, तो वो अब हम यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद है सेक्शन 127 दैट इज़ पेनल्टी। तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे दैट इज़ सेक्शन 123 एंड जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन 127। तो ये आपको अच्छी तरह से करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 123। तो सबसे पहले हम पूरा प्रोसेस जानेंगे कि डिविडेंड किस तरह से डिक्लेयर होता है, कब तक आपको पेमेंट कर देना है, कब तक आपको जो REPF अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो वो हम सारी चीज़ें सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से पॉइंट में बता देता हूँ। सबसे पहला हम देखेंगे कि अगर हम कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करें तो उसका सोर्स कहाँ से होगा। तो सबसे पहला हमारा सोर्स होगा वो होगा करंट ईयर का प्रॉफिट। अगर हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन का सफिशेंट नहीं है, तो हम कोई भी ईयर का अगर हमारे पास प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। एंड जो थर्ड जो सोर्स होगा वो होगा गवर्नमेंट गारंटी। फॉर एग्जांपल कोई स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि अगर कंपनी का जो भी डिविडेंड होगा वो हम पे करेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट भी आपको मनी दे सकती है फॉर डिविडेंड पेमेंट। उसके बाद फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिविडेंड है वो डिक्लेयर कर दिया, तो जो आपका फाइनल डिविडेंड होगा वो तो जनरल मीटिंग में डिविडेंड, एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर होगा। अगर इंटरिम डिविडेंड होगा तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी भी रिकमेंडेशन करके डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर फाइनल आपका जो डिविडेंड है वो एनुअल जनरल मीटिंग में ही डिक्लेयर होगा। तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल आपका डिविडेंड है वो डिक्लेयर हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो डिविडेंड डिक्लेयर होने के विदिन 5 डेज़ आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर लेना है, जो भी आपने अमाउंट डिक्लेयर की है एज अ डिविडेंड। एंड सेकंड पॉइंट है कि आपको विदिन 30 डेज़ आपका जो डिविडेंड है वो पेमेंट हो जाना चाहिए फ्रॉम डेट ऑफ अ डिक्लेरेशन। ये भी आपका जो फ्रॉम डेट ऑफ अ डिक्लेरेशन है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल 30 डेज़ कंप्लीट हो गए, बट आपने कोई भी डिविडेंड है वो क्लेम नहीं आया। फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर एक्स था, उसने डिविडेंड है वो क्लेम ही नहीं किया या एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो जो भी आपका जो अनपेड डिविडेंड होगा वो विदिन 7 डेज़ आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, दैट इज़ अनपेड डिविडेंड अकाउंट। वो आपको कब क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 डे फ्रॉम 30 डेज। मीन्स यहाँ पे डिविडेंड की जो लास्ट डेट है वहाँ से आपको 7 डेज में आपका जो डिविडेंड अनपेड अकाउंट में आपका जो भी अमाउंट होगी वो जो अनक्लेम होगी वो आपको ट्रांसफ़र कर देनी है। उसके बाद भी अगर कोई भी आपके पास 7 ईयर्स तक क्लेम नहीं आया, तो वो भी आपके जो अमाउंट होगी वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में आपको ट्रांसफ़र कर देनी है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। ये आपको ध्यान रखना है फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो वहाँ से आपको अगर 7 ईयर्स में कोई भी क्लेम नहीं आया तो जो भी अमाउंट होगी वो IEPF में अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे
उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे दूंगा जो रूल 3 का होगा, तो आपको सारी चीज़ें वो डेफिनेटली समझ आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ हमारा जो थियरी है उसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मीनिंग ऑफ डिविडेंड यहाँ पे दिया है, तो आपको डेफिनेटली आपका जो डिविडेंड का मीनिंग है वो तो आपको पता ही होगा कि डिविडेंड किस तरह से कैलकुलेट होगा। आपका जो प्रॉफिट के बाद आपका जो भी टैक्स के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो डिविडेंड होगा, वो आप डिविडेंड के एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो वो डिविडेंड कोई भी अपने मेंबर्स को डिक्लेयर नहीं कर सकती। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सेक्शन 123। सो लेट्स स्टार्ट विथ दैट। Section 123 says that according to Section 123, the dividend can be paid by company out of current year profit after depreciation or out of accumulated profit of earliest previous year, that is after providing depreciation and out of both। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह से आपको बता दिया था कि अगर करंट ईयर का प्रॉफिट है वो सफिशिएंट नहीं है तो कंपनी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। एंड जो थर्ड आपका जो सोर्स होगा वो होगा गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट ने आपको गारंटी दी है कि वो हम गवर्नमेंट जो है वो आपका पर्टिकुलर डिविडेंड है वो पे करेगी, तो ये भी आपका सोर्स हो सकता है। गवर्नमेंट आपको मनी पे कर सकता है फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, प्रोवाइडेड दैट a company may before the declaration of every dividend in any financial year transfer such percentage of profit for that financial year at it एज इट मे कंसिडर अप्रोप्रिएट टू द रिजर्व ऑफ द कंपनी। तो पहले कंपलसरी था कि आपका जो फॉर एग्जांपल 10% है वो आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, बट यहाँ पे कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आपको कितने परसेंटेज ट्रांसफ़र करना है। अगर कंपनी का इच्छा होगी तो वो यहाँ पे 100% भी ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर कंपनी का कहना है कि हमें कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन नहीं है कि कितना परसेंटेज ट्रांसफ़र करना है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में कोई ऐसा केस लो पूछे कि कंपनी ने 10% है वो डिविडेंड जो जनरल रिजर्व या कोई फ्री रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं किया, तो क्या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? तो यस, कंपनी जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर कर सकती है, बिकॉज अभी तक कोई भी कंपनी के जो रूल्स है उसमें कोई भी अभी तक जो परसेंटेज है वो अभी तक कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं किए, तो उसके लिए कोई भी कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने परसेंटेज आपको जो है वो रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है provided further that when owing to inadequacy or absence of profit in any financial year any company proposed to declare dividend out of accumulated profit earned by it in a previous year and transfer by the company to free reserve, such declaration of dividend shall not be made except in accordance with the rules as may be prescribed। तो हम उसके बाद जो भी यहाँ पे आपको रूल्स दिए हैं वो हम देखेंगे कि अगर आपके करंट ईयर में प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आप किस तरह से अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। Provided also that no dividend shall be declared or paid by a company from its reserve other than free reserve। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट आपको इसीलिए दी थी कि आपके जो फ्री रिजर्व कौन कौन से हैं, फ्री रिजर्व कौन कौन से नहीं हैं। तो अगर कंपनी कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो सिर्फ फ्री रिजर्व में से ही कर सकती हैं। तो मैंने प्रीवियसली आपको बता दिया था कि फ्री रिजर्व कौन कौन से हैं, फ्री रिजर्व कौन कौन से नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया था, तो आपको वो नोट डाउन करके ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो सारी कंडीशन है वो गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इतना। उसके बाद हमारे रूल्स हैं कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है एंड जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो सफिशिएंट नहीं है, आपका जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वहाँ से आपका जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर करना चाहती है, तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो हमारा फर्स्ट रूल है कि जो आपका रेट ऑफ डिविडेंड है वो एवरेज रेट होना चाहिए ऑफ प्रीवियस 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल कंपनी 2019 में डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, बट यहाँ पे उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो कंपनी 2018, 17 एंड 16 का जितना भी एवरेज जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो रेट आपको यूज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल 2019 में आपके पास प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, बस 2018 में आपका 7% आपने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था, 2018 में आपने 8% किया था, एंड 2016 है उसमें आपने 9% किया था। तो यहाँ पे आपका 7 + 8 + 9 डिवाइड बाई 3, तो आपका जो एवरेज होगा वो 8 होगा। तो कंपनी करंट ईयर 2019 में 8% मैक्सिमम डिविडेंड है वो डिक्लेयर कर सकती है। उसी तरह से आपको ये रूल समझना है। सेकंड रूल है द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द
sum of its paid up share capital and free reserve as appearing in the latest audited financial statements. Therefore, the total amount that can be drawn from the accumulated profit is less than or equal to 1/10 of paid up share capital and free reserve. तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ. फॉर एग्जांपल आपकी पेड अप शेयर कैपिटल थी वो 2 लाख थी एंड जो आपका फ्री रिजर्व था वो 1 लाख था. तो आपका जो टोटल है वो 3 लाख हो गया. उसके बाद आपको 1/10 ही आपको जो विड्रॉ करने हैं, तो यहाँ पे 1/10 आपका कितना होगा 0.3 लाख मीन्स 30,000 आप यहाँ से आपका जो विड्रॉ कर सकते हैं फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, दैट इज़ मैक्सिमम लिमिट. उसके बाद जो भी आपने जो यूटिलाइज अमाउंट की थी वो आपके फर्स्ट है, वो जो करंट ईयर का आपने जो लॉस है वहाँ पर आपके एडजस्ट होगी. उसके बाद जो भी आपकी रिमेनिंग अमाउंट है वही आप डिविडेंड की तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, मीन्स आप डिविडेंड पेमेंट कर सकते हैं. एंड जो थर्ड रूल है, the balance of reserve after such withdrawal shall not fall below 15% of paid up share capital as appearing in the latest audited financial statements. तो आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपकी ये पेड अप शेयर कैपिटल 2 लाख है एंड जो आपका फ्री रिजर्व है वो 1 लाख है. अगर हम 30,000 यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास कितना होगा फ्री रिजर्व में 70,000. यहाँ पे रूल क्या कहता है कि आपका जो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और विड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. तो आपका 2 लाख का 15% कितना होगा 30,000 एंड हमारे पास आफ्टर विड्रॉल अमाउंट होगी 70,000 हो गई. तो हमने ये जो रूल है वो हमने सेटिस्फाई कर लिया. तो हम तीनों रूल हमने साइमल्टेनियसली फॉलो कर लिए, तो हम जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर कर सकते हैं. तो हमारे उसके लिए हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए ड्रॉ किया है. सो लेट्स स्टार्ट विथ दैट एग्जाम्पल. तो फॉर एग्जांपल कंपनी एक्स है, उसका करंट ईयर का लॉस है वो 20,000 है, फ्री रिजर्व वो है वो 1,50,000 है एंड 3 इयर्स का एवरेज रेट मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है 25% एंड इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 1 लाख है. तो हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि एवरेज रेट होना चाहिए फॉर 3 इयर्स. तो आपका जो 25% एवरेज रेट होगा एंड इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 1 लाख है. तो यहाँ पे आपको डिविडेंड कितना डिक्लेयर कर सकते हैं 25,000. ओके. एंड सेकंड रूल क्या कहता है कि आपकी जो विड्रॉल अमाउंट है वो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. तो फ्री रिजर्व 1,50,000 एंड पेड अप शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख. तो आपको 2,50,000 का 10% या 1/10 कितना होगा 25,000. तो आप सिर्फ 25,000 ही अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं. बट यहाँ पे आपका जो करंट ईयर का लॉस है वो भी आपको सेटअप करना होगा. तो 25,000 माइनस 20,000, तो आप यहाँ पे सिर्फ 5,000 ही डिविडेंड पे कर सकते हैं. तो ये आपको समझना है. एंड थर्ड होगा रूल आपका कि आपकी जो आफ्टर विड्रॉल होगा वो फ्री रिजर्व में आपका 10% होना चाहिए. तो यहाँ पे आपका फ्री रिजर्व कितना है 1,50,000, उसमें से हमने 25,000 विड्रॉ कर लिए. तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट होगी वो 1,25,000 होगी. ओके. तो उसके बाद हमारे जो 1/10 थे वो हमें सेटिस्फाई करनी है. तो यहाँ पे हमारा जो आफ्टर विड्रॉल अमाउंट होगी वो 1,25,000 है. तो वह बहुत ज़्यादा है. तो हमारे ये जो रूल है वो हमने तीनों सेटिस्फाई कर लिए. तो हम 25,000 एज ए डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं. उसके बाद हम हमारा लॉस है करंट ईयर का वो सेटअप करेंगे एंड जो रिमेनिंग 5,000 अमाउंट होगी वो हम डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो इस तरह से आपको ये तीनों रूल समझने हैं. उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड. तो मैंने जिस तरह से बताया था कि आपका जो डिविडेंड अगर डिक्लेयर कर दिया था विदिन 5 डेज आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र कर देने हैं. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरिम डिविडेंड. तो अगर आप इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो मैं आपको सिर्फ आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इंटरिम डिविडेंड है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो रिकमेंडेशन करेंगे एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे. और उसके बाद जो भी आपका इंटरिम डिविडेंड है वो एज ए फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड का जो एप्लीकेशन हो, जो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड जो लॉ का एप्लीकेशन है वो सेम ही होगा, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो या इंटरिम डिविडेंड हो. ये आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो इंटरिम डिविडेंड के लिए भी एप्लीकेबल होंगे. तो इसी तरह से आपको समझना है. अगला हमारा पॉइंट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो हमें सेक्शन 123 में ही हमें समझना है कि आप अपना जो पेमेंट है वो किस तरह से कर सकते हैं ऑफ डिविडेंड. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट सेक्शन. योर डिविडेंड्स आर पेएबल इन कैश. डिविडेंड दैट आर आल्सो पेएबल इन कैश मे बी पेड बाय चेक और वारंट और इन एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड. तो हम किसी भी तरह से अपना जो डिविडेंड है वो पेमेंट कर सकते हैं. डिविडेंड शैल बी पेएबल ओनली टू अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर. तो यहाँ पे आपके लिए वर्ड है वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज कभी कभी केस लोग उस तरह से पूछ सकते हैं. तो आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है उसी को ही आप अपना जो डिविडेंड है वो पेमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है नथिंग इन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 123 शैल प्रोहिबिट द
कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स आपका जो बोनस होगा, बोनस और रिजर्व ऑफ अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर और paying up any amount for the time being unpaid on any share held by number of companies member of company। सो अगर आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं तो उसके लिए कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है इस सेक्शन के द्वारा। जो भी आपका सेक्शन हो वो प्रोहिबिट नहीं करता कि आप अपना जो प्रॉफिट है वो कैपिटलाइज नहीं कर सकते, मीन्स बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। तो ये हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हमें जो नेक्स्ट पॉइंट देखना है वो है रिवोकेशन ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड। फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए तो क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया कि 30% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो क्या उसे विड्रॉ कर सकते हैं? सो आंसर इज़ नो। कंपनी कभी भी अगर एक बार डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कभी भी वो डिविडेंड है वो रिवोक नहीं कर सकती। ऑर्डिनरीली a dividend once declared at annual general meeting cannot be revoked except with the consent of shareholders for the declaration of dividend creates a debt to the shareholders। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिकॉज कंपनी ने ये जो डेट है वो क्रिएट कर लिया है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स हुज फेवर इट इज़ डिक्लेयर। If the dividend declare an amount is paid or credited to the shareholders as a dividend, the character of credit or payment as a dividend cannot be altered by subsequent resolution। अगर आपने उसके बाद कोई भी रिजोल्यूशन पास किया वो वैलिड नहीं होगा डिविडेंड वंस डिक्लेयर। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको केस लॉग में ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड ट्रीटमेंट एंड ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। Investor Education and Protection Fund has been set up under Section 205 of Companies Act 1956 by way of Companies Amendment Act 1999. As per the Act, following amount which have remained unpaid and unpaid for a period of 7 years from the date they become due for a payment shall be credited to IAPF। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका जो अगर अनपेड डिविडेंड है वो 7 ईयर्स तक कंटिन्यूली अनपेड है तो वो आपका जो भी अमाउंट है वो IEPF में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे IEPF में कौन कौन सी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी वो यहाँ पे आपको सारी लिस्ट दी है। तो सबसे पहले ही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। उसके बाद जो भी बहुत सारी आपको मैच्योर डिपॉजिट इंटरेस्ट है, मैच्योर डिबेंचर है, ग्रांट्स एंड डोनेशन है, ये बहुत सारी लिस्ट आपको दी है। तो वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा फोकस करके आपको नहीं बताऊँगा। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ पेनल्टीज़। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेनल्टीज़ कि किस तरह से पेनल्टीज़ यहाँ पे दी हुई है फॉर इन कंपनीज एक्ट सेक्शन 127। Section 127 of the Companies Act 2013 comes into force on 12th September 2019, which provide for a punishment for a failure to distribute dividend on a time. According to this section, where a dividend has been declared by a company but has not been paid, or the warrant in respect of thereof has not been posted within the 30 days from the date of declaration to any shareholder entitled to the payment of dividend, every director of a company shall, if he is knowingly a party to the default, be punishable with imprisonment which may extend to 2 years। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी अगर इंटेंशनली आपने किया होगा तो आपका जो डायरेक्टर है उसके ऊपर पेनल्टी है कि वो उनको 2 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ही शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1000 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज। अगर आपने 30 डेज तक पेमेंट नहीं किया, फॉर एग्जांपल 35th डेज पे आपने जो पेमेंट हो वो किया तो आपका जो एक्स्ट्रा 5 डेज होगा पर डे आपको 1000 की पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज होगी। उसके बाद द कंपनी शैल ऑल्सो बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड फॉर सच डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज। फॉर एग्जांपल आपने 35th डे पे आपने पेमेंट हो वो किया था, यहाँ पे आपका जो 5 डेज एक्स्ट्रा आपने पेमेंट के लिए देरी आपने पेमेंट में की तो आपका 5 डेज़ का 18% के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना होगा। However, the following are the exception under the which no offence shall be deemed to have been committed। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा पॉइंट था कि डायरेक्टर के ऊपर जो 2 ईयर्स तक की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एंड 1000 तक की आपकी पेनल्टी हो सकती है एंड कंपनी के ऊपर भी आपका 18% की पेनल्टी है पर एनम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी तो यहाँ पे एक्सेप्शन आपको दिया है
वेर द डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। फॉर एग्जाम्पल लॉ ने मना कर दिया था कि आपका जो पेमेंट है वो आपको डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आपने जो भी किया है वो आपका पेमेंट नहीं करना है, तो वहाँ पे आप ये जो पेनल्टी आपके वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकंड पॉइंट है where a shareholder has been given direction to the company regarding the payment of the dividend and those direction cannot be complied with and the same has been communicated to him। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स था, उसने बताया था कि मुझे सिर्फ कैश में ही हमें जो डिविडेंड है वो चाहिए, तो बट यहाँ पे जो 30 कैश डिविडेंड का अरेंजमेंट करने के लिए कंपनी को लग गए 35 डेज़। तो यहाँ पे अगर 35 डेज़ लगे गए तो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30 डेज़ है। तो अगर आप 35th डे पे अगर पेमेंट करेंगे तो ये सारी पेनल्टीज़ आपके लिए एप्लीकेबल होगी। बट यहाँ पे मिस्टर एक्स ने डायरेक्शन दिया था कि मुझे कैश में डिविडेंड चाहिए, तो अगर कंपनी कैश में डिविडेंड पेमेंट नहीं कर सकती तो आपको कम्युनिकेट करना होगा रीज़न कि आपको क्यों नहीं पेमेंट कर सकते विद द शेयर होल्डर्स। अगर आप कम्युनिकेट कर देंगे तभी आपके लिए पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपके ये जो पेनल्टीज़ है वो सारी एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है वेर देर इज़ अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स एंड वाई दोनों ने जॉइंट शेयर होल्डर थे, तो वहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो गया उनके बीच के जो डिविडेंड है वो कौन रिसीव करेगा, तो वहाँ पे भी ये जो पेनल्टी है वो एप्लीकेबल होगी नहीं। वेर द डिविडेंड हैज़ बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स को जो कंपनी शेयर होल्डर को कंपनी को कुछ पैसे देने थे या जो कंपनी को एज ए डिविडेंड कुछ देना था, तो वहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो हो सकता है, तो यहाँ पे आपके लिए कोई भी पेनल्टीज है वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। वेयर फॉर एनी अदर रीजन द फेलियर टू पे द डिविडेंड और द पोस्ट वारंट विद इन द पीरियड अंडर दिस सेक्शन वॉज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी के पार्ट से कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ तब भी ये सारी पेनल्टीज है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद एक प्रोसेस आपको दिया हुआ है जो यहाँ पे लास्ट में आपको दिखेगा, तो वो भी आपको एक बार रीड कर लेना है कि IEPF में आपको किस तरह से आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करनी है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ वाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, सो डू लाइक शेयर एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल द मेक श्योर यू हैव प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक यू एंड बाय बाय।